देखो, जो भी हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस में आपको बताती जा रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल अभी डिटेल्ड फॉर्म नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि अकाउंटिंग क्या है। हमें अभी गोइंग फर्दर इन सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में भी करना है। इतना डिटेल में कि आपको 3 से 4 नंबर में लिखना आना चाहिए। तो हर एक के कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अभी तो मैं एक एक पॉइंट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अगर वो भी नहीं लर्न करोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत आने लग जाएगी। सब्जेक्ट बहुत आसान होता है अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते हो, वही सब्जेक्ट एकदम टफ हो जाता है अगर आप उसे रेगुलर नहीं पढ़ते हो। तो क्यों आसान चीज़ को टफ बनाना है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म ये क्या कहता है? ऑलवेज एंटीसिपेट लॉसेस एंड नेवर प्रॉफिट्स। इसको अपने ऊपर एक केस लेके समझो। बर्थडे आने वाला है, किसका बर्थडे आने वाला है? अभी दोबारा आने वाला है। कब है? मई 10 में। आ ही गया थोड़े दिनों बाद। तेरा भी आने वाला है रे? तो और जल्दी आ रहा है। तुम्हें पता है, एक बताती हूँ मैं रूल यहाँ का, कि बर्थडे वाले दिन की छुट्टी ग्रांटेड होती है, वो एब्सेंट मार्क नहीं होती, ऑफिशियल छुट्टी है। बट अगर कोई आता है बर्थडे वाले दिन तो हम उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उसका बर्थडे केक कट करके। ठीक है, तो अगर आओगे तो हमें भी सबको अच्छा लगेगा। छुट्टी मत करो उस दिन की, तुम्हारे बहाने हम सबको केक खाने को मिल जाएगा। नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। तो अब 23 अप्रैल वाले से बात करते हैं। जल्दी है। तूने सोचा कितने साल का हो जाएगा? 16, स्वीट 16। स्वीट 16 होने वाला है। अब उसमें अब तो क्योंकि मेरा स्पेशल बर्थडे है स्वीट 16 वाला, तो मुझे तो पक्का पता है मम्मी से, पापा से, चाचा से, चाची से, दादा से सबसे अच्छी खर्ची मिलेगी। मौसी सब खर्च देंगे मुझे, बढ़िया वाली। तो तुमने बड़े प्लान्स बना लिए, भाई इस बार तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और सुबह उठ के तुम्हें 101 रुपये मिल गए, बेटा ले तेरे बर्थडे का, और टीका कर ले, मंदिर में बैठ जाओ, पूजा करनी है। हाँ मैंने उसके बाद तुम्हें शायद कोई सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन शाम हो गई, 4 लड्डू एक्स्ट्रा खाने को मिल गए क्योंकि बर्थडे है, तो सबने मुंह मीठा करा दिया बच्चे का। लड्डू खा लिए, घर में खीर पूड़ी हलवा सब बना मस्त अपना। और क्या करें बर्थडे पे, सब तो बना दिया। तो तुम शाम तक उदास हो जाओगे कि यार मैं सोचा था मुझे 5-7 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे मिलजुला के सबसे खर्ची के, वो कुछ नहीं मिला। तो तुम परेशान हो जाओगे। तुमने अपने दोस्तों को कमिट कर दिया था आज शाम को भाई खिलाएगा सबको मोमोज़। भाई कहाँ से खिलाएगा? भाई के पास 101 रुपये, उसमें कितनों को मोमोज खिला देगा? तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी ना। दोस्तों के सामने भैया इज्जत भी होती है, तो हो जाएगी ना गड़बड़। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। लड़कियों के साथ में थोड़ा फेवर में रहती हूँ। उसका बर्थडे आया, उसने कुछ नहीं सोचा था, उसे लग रहा था अभी रिजल्ट आया नहीं है, कोई उम्मीद करना बेकार है, पता नहीं क्या ही करेंगे, ठीक है अपना, बस उस दिन डांट ना पड़े बहुत है। उतने में वो खुश है। सुबह उठी, पापा आए, 51 का लिफाफा, ले बेटा तेरा जन्मदिन। भाई साहब उसे 10 मिनट नहीं लगेंगे ये पैसे कहाँ उड़ाने हैं ये डिसाइड करने में लगेंगे। सोच के देखो, 10 मिनट नहीं लगेंगे ये प्लान करने में कि ये पैसे कहाँ उड़ाने हैं, दोस्तों पे खर्च करने हैं कि जाके शॉपिंग करके आनी है। मिनट नहीं लगना उसने, 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मिनट नहीं लगेगा। सेम कोई बिजनेस में होता है। अपने लॉसेस को ना हमेशा एंटिसिपेट कर लो, भैया यहाँ भी लॉस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इसे हम नेगेटिविटी नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं समझदारी। अपना बना के रखो सब जगह, ये लॉस हो गया तो इसने नहीं दिया तो ये। जनरली जितना मैं उधार सामान देता हूँ ना उसमें से 10% लोग तो हैं ही ऐसे जो ऐसा खा जाते हैं मेरा। अब 10 से ज़्यादा हो गए तो हमारी किस्मत, लेकिन 10% अब मिल गए तो भी हमारी किस्मत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविज़न कि अगर मैं कुछ सामान कहीं बाहर से मंगाएं तो भाई हमें पता है इतना तो ख़राब होगा ही होगा, 5% तो
तो हम ये सारे छोटे छोटे चीज़ों के ना प्रोविज़न बना के चल लेते हैं, यानी कि हम थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट एज्यूम कर लिया और उसके मैंने सोचा अरे मेरे को खूब प्रॉफिट होने वाला है और मैंने ले लिया खूब अच्छे से लोन बैंक से, अरे मैं चुका दूँगा, मेरे को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बट वो नहीं हुआ, अब आप संकट में आ जाओगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कहता है कि भाई अपने लॉसेस को हमेशा एज्यूम करके चलो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्रॉफिट्स को मत करो, क्योंकि जब प्रॉफिट्स होंगे तो हमें मिनट नहीं लगेगा उस प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। फिर एक और हमारे पास आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है कि असेट्स जितनी भी हैं should be shown in books at cost। ये कॉस्ट पे दिखानी चाहिए। कॉस्ट मतलब जितने पे हमने एक्वायर किया है, परचेज किया है, उतने पे दिखाना चाहिए। ये मत बोलो कि ये मैंने लिया तो 5 लाख का था लेकिन मार्केट में आज इसकी वैल्यू 20 लाख है। भाई 20 लाख है तो क्या करें? ऐसे तो कोई भी कुछ कह सकता है, हर कोई अपनी चीज़ को बढ़िया ही बोलेगा, हर कोई बढ़िया ही बोलेगा। तो मार्केट में कितने की डजंट मैटर, बात ये है कि आपने ली कितने की थी। हाँ, इसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन ज़रूर कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे बाय यूसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, बाय वियर एंड टीयर, बाय रेगुलर यूसेज कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा। तो कोई भी एसेट हमने जितने पे खरीदी है और हमने जितने पे डेप्रिसिएशन लगाया है वो लेस करके हम दिखा दें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी भी मान लो कोई हमने घर खरीदा, मान लो ये घर जब अलॉट हुए थे आज से 30, 35, 40 साल पहले, तो ये सारी सोसाइटीज़ 1.5 लाख 2 लाख की थी, आज ये 2 करोड़ की हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम आज भी इनको 2 लाख पे दिखाएंगे। तो मार्केट वैल्यू को टाइम टू टाइम हमें एडजस्ट करना है और उसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, जो भी आपको 11th में नहीं सिखाई जा रही। तो वो ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाके करते हैं, वो यही देखते हैं कि आज अगर हम इसको खरीदने जाएंगे तो हमें कितने की मिलेगी, बेचने जाएंगे तो नहीं खरीद, क्योंकि बेचने जाते हैं तो हम सोचेंगे मैं तो बेचूंगा तो ज़्यादा भी बेचूंगा, खरीदने जाएंगे तो कितने भी मिलेगी, और फिर उसकी प्रॉपर एक अकाउंटिंग होती है। बट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने पे खरीदिए वही दिखाओ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद एक आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस should be recorded in related financial year, whether paid or not। हमने चाहे पे किया चाहे नहीं किया, अभी भी रिलेटेड है ना, इस ईयर से रिलेट कर रहा है ना, उसे दिखा दो। तभी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आया कि एक्सपेंसेस एक्रूड हो गए लेकिन हमने पे नहीं किए तो भी हम उसे कर रहे हैं ना। इसी तरह से ऑल इनकम रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर should be shown whether received or not। हमें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमें रिसीव्ड हुई है नहीं हुई है, करंट ईयर की है, ड्यू हो गई, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे डेटर एंड क्रेडिटर्स अराइज हो रहे हैं, वरना वो कॉन्सेप्ट अराइज ही क्यों हो? एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट अराइज ही क्यों होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर, क्रेडिटर, इनका कॉन्सेप्ट अराइज ही क्यों होगा? कौन होते हैं डेटर्स? जो गुड्स को क्रेडिट पे देते हैं। मतलब
उसको परचेज करते हैं, आई मीन गुड्स को क्रेडिट पे। टू whom goods are sold on credit। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? To goods are purchased on From whom goods are purchased on credit। accrued income इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। और outstanding expenses। due but not paid। ड्यू बट नॉट पेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से ही आ रहे हैं, समझे? ये समझ में आए सारी चीज़ें, कोई दिक्कत? एक होता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन बड़ी, हम ये नहीं कह रहे कि अपने सीक्रेट्स को वो करो, आप सीक्रेट्स को मत शो करो, लेकिन जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है विच अफेक्ट्स डिसीजन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब मैनेजमेंट हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हमारी एम्प्लॉयज़ हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, इन सब को जो भी इंफॉर्मेशन इनके डिसीजन पे इफेक्ट डालती है वो सारे डिस्क्लोज कर दो बस। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं करना, लेकिन इतना कर दो कि उनके डिसीजन पे जो इम्पैक्ट डालती है उतना डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि सेम मेथड शुड बी अप्लाइड ओवर द ईयर्स। ठीक है, if any change required then it should be with due adjustment। मतलब क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन है या क्लोजिंग स्टॉक है, ये इनको कैलकुलेट करने के कि इनकी वैल्यू क्या होगी, इनको कैलकुलेट करने के वी हैव सो मेनी मेथड्स। तो हम जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हमें वो सेम मेथड ईयर टू ईयर यूज़ करना चाहिए। अब अगर हमें किसी ईयर में लगता है कि नहीं हमें मेथड चेंज करना है, तो मेथड चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ कर दो। ठीक है, तो ये सब हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में दिया है, जैसे कि आपको जब थोड़ा सा अकाउंटेंसी से आप वार्म अप हो जाओ, इतना दिया है। इनको अभी हम आगे चल के बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डबल इफेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डबल इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके डबल इफेक्ट होते हैं, एंड दैट इज सेटिस्फाइड बाय असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, समझ में आई बात? तो ये हमारे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये इक्वेशन होती है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। अब जैसे कि हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं, मिस्टर ए commenced business with cash ₹1 lakh। ठीक है, तो इसका इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन।
इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा कि हमारा कैश जो कि असेट्स हैं उनमें प्लस हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, और दूसरी तरफ कैपिटल में प्लस हो जाएगा 1 लाख। तो दोनों तरफ हो गया ना, 1 लाख 1 लाख दोनों तरफ आ गया ना। इधर 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 स्टोरी थोड़ी ना सुना रही हूँ, बार बार देखना, इधर ही देखना है। कथा सुनने जाते हैं ना तो हम ऐसे भगवान को याद करके ऐसे नीचे करके सुनते हैं कथा। जब क्लास में बैठते तो ऐसा करके बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे। दिस इज अ डिफरेंस हमारे सिटिंग पोस्चर में, है ना। फिर गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000। सोचो अब इसका क्या करेंगे। सोचो सोचो। ये 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि हमने कैश पे लिया है या क्रेडिट पे लिया है, तो इसको हम हमेशा, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया तो इसको हमेशा कैश पे लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि कैश में से माइनस और गुड्स में प्लस, इसका मतलब असेट्स ही डिक्रीज हो रहे हैं और असेट्स ही इंक्रीज हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट, ठीक है। जबकि यहाँ पर मिस्टर बी नाम मेंशन है, इसका मतलब गुड्स में से प्लस हो रहे हैं और हमने क्योंकि परचेज किए हैं तो हमारे क्रेडिटर्स का मतलब हो गया लायबिलिटीज। तो यहाँ पर गुड्स में प्लस हो रहे हैं 12,000 और लायबिलिटीज में प्लस हो रहे हैं 12,000। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स प्लस हुए ना, हमने फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो गुड्स प्लस हो गए। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो ये क्रेडिटर्स यानी कि असेट्स इंक्रीज हुए और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। तो तुम देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज हो रही हैं सेम अमाउंट से, 12,000 से। अब यहाँ पे तो कैश लिख ही दिया तो बिल्कुल सेम कि कैश डिक्रीज हो गया 15,000 से और गुड्स इंक्रीज हो गए 15,000 से। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, किसी का नाम मेंशन नहीं होता, तो हम उसको हमेशा कैश पे लेते हैं। तुम किसी शॉप पे गए, तुमने सामान खरीदा, उसने सामान दिया, तुमने उसे पैसे दिए, तुम आ गए, सिंपल। तुमने सामान लिया, तुमने कहा पैसे नहीं है, तुम कहेगा बेटा अपना फ़ोन नंबर एड्रेस सब लिखवा के जाओ, समझे। तो इस तरह से ये हमारा आता है। अब ऐसे ही मान लो सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। अब सोचो ज़रा क्या होगा इसका। क्या बताया? गुड्स माइनस और कैश प्लस। गुड्स माइनस और कैश प्लस 5,000 है ना। नेक्स्ट वाले में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पक्का गुड्स माइनस तो ठीक है। डेटर
डेटर्स में प्लस, लाइबिलिटीज नहीं डेटर्स, असेट्स, ये भी असेट्स ही हैं। और यहाँ तो कैश है ही, तो कोई बात ही नहीं रही। गुड्स माइनस और कैश प्लस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना कि इस इक्वेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, वो हमेशा कैपिटल में से ही माइनस होगा। कोई भी इनकम होगा, गेन होगा, वो कैपिटल में प्लस होगा। किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, जैसे कि रेंट पे किया, एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस हुआ। रेंट रिसीव है, इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा, कैश में तो होगा ही। समझ में आया? तो अभी आपको सारी ट्रांजैक्शंस किस तरह से डबल इफेक्ट पर आती हैं वो सीखनी है। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। अब देखो, एक बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब तुमने कभी स्कूल में अपने स्टॉल्स लगाए होंगे तो हम क्या देखते हैं, हमने कितना पैसा लगाया, आखिर में कितना पैसा हुआ, दोनों का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट है ना। तो बहुत सिंपल सी बात हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, उसमें से हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ऐसा भी तो हुआ होगा कि ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरे एक साल की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे साल में हमने कुछ कैपिटल लगाई होगी, हमने कुछ कैपिटल लगाई और वो कैपिटल लगा के हमने थोड़े दिनों बाद थोड़ी और कैपिटल लगा दी। ये भी तो हो सकता है ना कि हमने थोड़ी सी और एडिशनल कैपिटल लगा दी। ये भी हो सकता है फिर हमने खर्चे के लिए कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लिया हो। कुछ विड्रॉ दो तरह से हो सकता है हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया हो कि भाई हम कैपिटल ही कम कर रहे हैं अपनी, और ये भी हो सकता है कि हमने नॉर्मल ड्राइंग्स की हो, जो हमने ड्राइंग्स की डेफिनेशन की थी ना वो हो। दोनों से ही कैपिटल तो कम हो ही रही है। सिर्फ ये वाली जो ड्राइंग्स होती हैं, ये होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जबकि ये होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, फिर कुछ हो सकता है हमें कुछ प्रॉफिट्स हुए हों, कुछ इनकम हुई हो किसी भी तरह की, वो हमने प्लस कर दिया, और हो सकता है कुछ खर्चे भी हुए हों, वो हमने माइनस कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद हमें मिल गई क्लोजिंग कैपिटल। ये जो पूरी कहानी है, इसको हम अगर ये कहें कि प्रॉफिट के फॉर्मूले में फिट करनी है, ये जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है इसमें फिट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे इस पूरी कहानी को, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। है ना। इस पूरी कहानी को अगर हमें
इक्वेशन की फॉर्म में डालना हो तो हम ऐसे डाल सकते हैं प्रॉफिट निकालने को। तो अब अगर क्वेश्चन में हमें ये सारी फिगर्स दी हुई हैं, कोई एक फिगर मिसिंग है तो हम वो निकाल सकते हैं सिंपल इक्वेट करके, कुछ नहीं करना, कर सकते हैं ना। गॉट इट? नोट डाउन करो। अभी दीदी तुम्हें एक असाइनमेंट ग्रुप में डाल दी है, फिर उसके क्वेश्चन नंबर्स मैं बता दूंगी, वो क्वेश्चंस करके लेकर आने हैं, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।